अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब महज 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। अब जब हम 2 महीने के बाद होंगे तो उस वक्त यूपी में चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में जाती है तो सबसे पहले वो घोषणा पत्र जारी करती है कि अगर उसकी पार्टी सत्ता में आती है तो जनता के लिए क्या वायदे लेकर आए हैं। आज हम इस डिबेट की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने और कांग्रेस ने दोनों अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। जनता का घोषणा पत्र क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब महज थोड़ा सा वक्त बचा है और देखिए वो घड़ी आ गई कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बस नज़दीक हैं। कुछ वक्त के बाद हम सब विधानसभा के चुनाव की कवरेज में होंगे और आप विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में वोट डालने के लिए। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस जब होते हैं तो मुद्दे क्या होते हैं। एक वो मुद्दा होता है जो पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, राजनीतिक दल तय करते हैं, और एक मुद्दा वो होता है जो जनता तय करती है। और ये जब दोनों का सम्मिश्रण होता है तब घोषणा पत्र बनता है। घोषणा पत्र किसी भी राजनीतिक दल के लिए बाइबल की तरह होता है, रामायण की तरह होता है, कुरान की तरह होता है, गीता की तरह होता है। तब जब जनता के मन में श्रद्धा की भावना हो और राजनीतिक दलों की लोकतंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा हो और जनता के प्रति समर्पण की भावना हो। घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा करने के लिए ना हो, बल्कि घोषणा पत्र को बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मत है और मेरा ऐसा मानना है कि घोषणा पत्र जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी करे तो जनता की ये जिम्मेदारी है कि उस घोषणा पत्र के प्रति पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, जिसको आपने सत्ता दी है, उसको जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। आज मैं ये बहस इसलिए करने आया हूं, इस परिचर्चा को इसलिए मैंने आयोजित किया है कि राष्ट्रीय लोकदल जो एक हिस्से में सिमटी हुई पार्टी है, उसने पहल करते हुए सबसे पहले आधिकारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र लागू किया। उसके पहले और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी भी अपने 7 प्रतिज्ञाएं, उन्होंने घोषणा पत्र का नाम प्रतिज्ञा दिया है, घोषित कर चुकी हैं। मसला 3 बड़ी, आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री का मुद्दा उठाया है। विस्तृत घोषणा पत्र उनका आना अभी बाकी है। मसला इस बात का है कि जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, उनको इस बात का जवाब देना है कि 2017 में आपने जो लोक लुभावन घोषणाएं की थी, जो आपने संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें कितने वायदे पूरे हुए और अब 22 से 27 के चुनाव के लिए, कार्यकाल के लिए अगर आपको चाहिए तो जनता के लिए आपके पास क्या है, आपके पास किस तरह के वायदे हैं जनता के लिए। लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी का मुख्य फोकस फ्री बिजली, नौकरियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास के सपने हैं। बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, सिर्फ कुछ बातें मायावती कहेंगी, वो भी चुनाव के पहले। कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं आना बाकी है। अब तो ये हुई पॉलिटिकल पार्टी की बात। अब जो मुख्य मुद्दा है जिसके लिए मैं आज मैंने इस परिचर्चा को आयोजित किया है, जनता का घोषणा पत्र क्या है। राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र तो आएगा जाएगा, पूरा होगा, अधूरा रहेगा, आधा रहेगा, सब होगा, पर हमारे प्रदेश की जनता क्या चाहती है, जनता के वास्तविक मुद्दे क्या हैं जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम इन राजनीतिक दलों पर जब हमसे ये वोट मांगने आए, हम मतलब आप जनता, तो हम इन राजनीतिक दलों को उस घोषणा पत्र की कसौटी पर कसें और उनसे पूछें कि आपने जो वायदे किए थे कितने पूरे किए, आगे आप जो करेंगे क्या पूरा करेंगे। आप विपक्ष में हैं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड सत्ता के वक्त क्या था, आप सत्ता में हैं तो आपने कितने वायदे पूरे किए। तो मैं चाहता हूं कि जो भी जनता इस कार्यक्रम को देख रही हो, आप सब जो इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हो, आप सब भी इस परिचर्चा का हिस्सा बनिए। यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर या जिन माध्यमों में भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि आप भी अपने मुद्दे सोशल मीडिया पर, इस चैनल के कमेंट पर, इस डिबेट के कमेंट पर लिखिए और बताइए कि राजनीतिक दलों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि कौन से मुद्दे 2022 से 2027 के चुनाव के बीच रहें।
आपको मुद्दे तय करने हैं। जिस दिन आप मुद्दे तय करने लगेंगे, यकीन मानिए हमारे प्रदेश में परिवर्तन होगा। हर हाथ को काम, युवाओं को रोजगार, किसान मजदूर भाइयों को उनका हक, महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और आगे बढ़ने की अपार असीमित संभावनाएं। हमें एक ऐसे प्रदेश की आवश्यकता है। हमें अपने उत्तर प्रदेश को ऐसा बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हमें राजनीतिक दलों के समक्ष एक होकर अपना एजेंडा प्रस्तुत करना होगा, जिसका नाम होगा जन घोषणा पत्र। यह जन घोषणा पत्र बनाएगा कौन? हम और आप बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर एक घोषणा पत्र तैयार करें, जनता अपना घोषणा पत्र लागू करे। और ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होना चाहिए बहनों भाइयों कि जनता अपना घोषणा पत्र खुद जारी करे। और मैं उसके लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप सबका आह्वान करता हूं कि आगे आइए। राजनीति को बस यूं मत छोड़ दीजिए कि राजनीति अच्छी चीज नहीं। राजनीति बहुत अच्छी चीज है। आप सबको राजनीति करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। और राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र नहीं, जन घोषणा पत्र तैयार करिए। अपने मुद्दे सम्मिलित करिए, अपनी बात लिखिए। आप क्या चाहते हैं? आप कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं? आप कैसा समाज चाहते हैं? आप उस समाज का विकास कैसे चाहते हैं? आपकी क्या योजना है? आप क्या सोचते हैं किसी विषय के बारे में? आप बिजली के बारे में क्या राय रखते हैं? आप उद्योग धंधों के बारे में क्या राय रखते हैं? आप किसान भाइयों के बारे में क्या राय रखते हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए कैसा चाहते हैं? क्या होना चाहिए? इसके लिए अगर कुछ बनेगा तो उसका नाम होगा जन घोषणा पत्र, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज पर सब पर बाध्यकारी होगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं कि इन राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी होने से पहले आप सब 24 करोड़ लोग मिलकर जन घोषणा पत्र लागू करिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ बयान सुनिए आप। यूपी के जो नौजवान हैं उनके साथ न्याय हो, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका सम्मान हो, किसान का सम्मान हो, व्यापारियों का व्यापार बढ़ पाए, औद्योगिकरण का जो हमें एक लहर पैदा करनी होगी, नई क्रांति लानी होगी ताकि नौकरियां मिल पाए। उत्तर प्रदेश की जनता को वचन दे रही है कांग्रेस पार्टी, सपने नहीं दिखा रही, अच्छे दिन का वायदा नहीं कर रही है। हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लगातार जनता के बीच में जनसेवा कर रहे हैं और पूर्ण उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता 2022 में हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उसे पता है कि कौन पार्टी हमारा हित कर सकती है, किस पार्टी का अस्तित्व, कौन जनता के। इस आपदा काल में भी जनता को ये पता लग गया कि जो पार्टियां ट्विटर से पार्टी चला रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और तमाम चीजें चुनाव से पहले जनता देखती है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः आशीर्वाद जनता का मिलेगा। देखिए, कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाने का सवाल। तो पंजाब आपके पास है, पंजाब में लागू कर दीजिए। राजस्थान आपके पास है, छत्तीसगढ़ आपके पास है, तो आप वहां लागू कर दीजिए। देश मान लेगा कि आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। ये दोनों दल बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। तो आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब सम्मिलित होइए, मैं आपका आह्वान करता हूं। मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी से शबनम पांडे, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से, सुची विश्वास कांग्रेस से हैं और फैजान खान बहुजन समाज पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। अनिल दुबे जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूँ। उसका कारण है कि आपकी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने आधिकारिक रूप से अपना घोषणा पत्र कल उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि निजी और सरकारी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या आपके पास कोई एक्शन प्लान है या मैं इसको जुमला मानूं? राष्ट्रीय लोकदल नहीं तो कभी नहीं करता है। राष्ट्रीय लोकदल जिन बातों को कहता है उसको करता है। और राष्ट्रीय लोकदल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के पास अपना विजन है और उन्होंने इसको रखा है। तो वो जब सरकार में आएंगे तो इसको जुमला नहीं होगा, ये प्रयोग में आएगा और इसका जो है क्रियान्वयन होगा। इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। जितने वादे किए गए हैं 22 संकल्प के साथ
जी। राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव घोषणा पत्र कल जारी हुआ है। पर कोई एक्शन प्लान होना चाहिए दुबे जी कि आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ 10 मिलियन जॉब्स उत्तर प्रदेश। क्या यूपी की आर्थिक स्थिति का आपको अंदाजा है? नहीं, यूपी की आर्थिक स्थिति, यूपी में कोई कमी थोड़ी लगी है। नियत होनी चाहिए काम करने की। लोगों की नियत साफ नहीं है, काम नहीं करना चाहते हैं, घोषणाएं कर दी और घोषणाएं करके उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने जो घोषणा की है उसका क्रियान्वयन करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल का जो भी एजेंडा है, जितने संकल्प लिए हैं वो आपको पूरे होते दिखेंगे। आप इसको जो है, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना देंगे। लागत 1.5 का- गुना देने का मतलब आप समझते हैं गन्ने का रेट 450 रुपए से ऊपर करना पड़ेगा। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी ने लागत का 1.5 गुना देने का वादा किया था, इन्होंने नहीं की वादा आप पूरा कर किया। पाओगे? हम पूरा करने का काम करेंगे। हम लागत का 1.5 गुना देंगे और 14 दिन में भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। आलू किसानों को लागत का 1.5 गुना देंगे और उनका समर्थन मूल्य के। अब मेरे 3 राजनीतिक सवाल हैं आपसे। जी। पहला कि आप तो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में रहे हैं, इस वक्त आपका स्टेटस क्या है? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हमारा वैचारिक गठबंधन है और उनके साथ चुनावी गठबंधन की वार्ता अंतिम चरण में है। शीघ्र ही दोनों लोग जो है जनता के सामने होंगे कि कैसे लड़ेंगे। क्या आप अपनी बात पर कायम है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है? राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का वैचारिक गठबंधन है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के बीच में वैचारिक समानताएं हैं। दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। दोनों नौजवान हैं, दोनों युवा हैं। दोनों के मन में किसानों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए दर्द है और दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। शीघ्र ही गठबंधन आपके अगर सामने जयंत होगा। चौधरी और अखिलेश यादव में इतनी मोहब्बत है तो जयंत चौधरी ने अकेले घोषणा पत्र क्यों जारी किया? नहीं, हमने घोषणा पत्र कोई पाकिस्तान का घोषणा पत्र थोड़ी जारी कर दिया है। आप मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो सिर्फ सवाल किया। आप पाकिस्तान पहुंच गए। नहीं, हम उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए हम घोषणा पत्र लेकर के आए हैं और मैंने कहा कि चौधरी जयंत सिंह में और माननीय अखिलेश यादव जी में समानताएं हैं, उनके विचारधारा समान है। दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। दुबे जी, ऐसी चर्चा क्यों है कि जयंत चौधरी बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं? ऐसी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जयंत चौधरी किसी के करीब नहीं जा रहे हैं। जयंत चौधरी जनता के करीब हैं, किसान के करीब हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। आपका बीजेपी से क्या संबंध है जी? आपका बीजेपी से क्या हमारा बीजेपी से जो संबंध समाजवादी पार्टी का संबंध है वो हमारा संबंध है। हम लोग मिलकर के बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे हैं। इस तरह की अफवाहें, इन बातों का कोई औचित्य है? आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं दुबे जी? आप तो बड़े शांत दिमाग के। हम उत्तर प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं। हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और मैंने कब कहा कि आप तोड़ने की बात कर रहे हो? कहा और शबनम पांडे से पूछवा दूं? नहीं, कभी नहीं कहा मैंने ये बात। नहीं, वो उनसे क्या पूछेंगे? वो तो समाज। अच्छा, दूसरी एक बात बताओ जी। एक तस्वीर वायरल हो रही है, एयरपोर्ट का वीआईपी लाउंज है, हवाई अड्डा है लखनऊ का। एक तस्वीर हो रही है जिसमें प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मैंने सुना कि चार्टर फ्लाइट से प्रियंका गांधी जयंत चौधरी को उड़ा ले गई। क्या ये बात सच है? देखिए, दोनों एयरपोर्ट पे एक दूसरे से नेता मिलते हैं, ये मिलना संयोग है। देखो इनकी टोन बदल गई। वो मिलना संयोग है और उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे साथ चलिए। उन्होंने क्यों, क्या आपके नेता के पास जहाज का टिकट नहीं था? नहीं, हाँ, उनके पास जहाज का टिकट था। वो उन्होंने 4 बार अनुरोध किया, उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। क्या इसको शिष्टाचार मुलाकात माने या कुछ पक रहा है कांग्रेस के साथ? हमारा कुछ नहीं पक रहा है। हमारा जो कुछ भी पक रहा है हम समाजवादी पार्टी के साथ पक रहा है। हमारा कहीं कुछ नहीं पक रहा है। हमारा राजस्थान भाई साहब आप पका लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, पर इरिटेट मत हो। हम जो करते हैं खुला करते हैं। हमने कहा ना कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के साथ राजस्थान में हमारा गठबंधन है। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल शामिल है। ओके, वो राइट। मैं उदयवीर सिंह से स्टेटस ले लेता हूं ना, चूंकि अब आपने ऐसी बात कही। भाई उदयवीर जी, 2 घटनाक्रम प्रकाश में आए हैं। पहला तो ये कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपना घोषणा पत्र अलग लॉन्च किया है। आपके घोषणा पत्र का अभी पता नहीं कि आप कब लॉन्च करेंगे, तो अकेले अकेले ये खेल रहे हैं। दूसरा, 2 चर्चाएं हैं कि बीजेपी के साथ भी कुछ बात चल रही है। प्रियंका गांधी के चार्टर फ्लाइट में जयंत चौधरी चल रहे हैं। क्या मैं आपके चेहरे पे देखा फैला हुआ तनाव इसका कारण मानूं? मेरे चेहरे पे तनाव बिल्कुल नहीं है। राजनीति में कार्यकर्ता, नेता, एजेंडा सब कुछ नेताओं को सोचना पड़ता है और उस हिसाब से समाजवादी पार्टी और लोकदल के बीच में मेरी नज़र में कोई कन्फ्यूजन नहीं।
कोई किसी से मिले, मुझे भी मिल जाएंगे तो मैं भी प्रणाम करता, भाई बड़े नेता हैं देश के, कोई दुश्मन नहीं है। प्रियंका जी मिल जाती मैं भी प्रणाम करता, वो तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन राजनीतिक वार्ता में हमारी अपनी जानकारी और समझदारी के हिसाब से कोई समस्या नहीं है, एजेंडा को भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो घोषणा पत्र पहले से घोषित है। बाकी सब वादे कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था उसको आगे बढ़ाना है। तो अगर कोई भी काम बोलता है पे हम चुनाव लड़े, ठीक है, उस समय नहीं लोगों से मदद मिल पाई। हमने कहा कि हमने आपको मेट्रो लगाई है, तो योगी जी ने कहा हम तो जो है, मोदी जी ने कहा बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, बैलगाड़ी चलने लायक नहीं रहे, छोड़ी। इस चुनाव में तो लोगों को भी एहसास है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पास क्या है जनता को देने के लिए? पत्र पे देखिए, जो भी वर्ग हैं, सबसे बड़ा विषय एक है विकास और दूसरा है सामाजिक न्याय। वो भी विकास से जुड़ा है। जाति जनगणना आप कराना नहीं चाहते, समाज के लोगों को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हो कि आपका हिस्सा ज्यादा है, आपका हिस्सा कम है, और लड़ाई में बंदर बांट करके जो है चुनाव जीतना चाहते हो। तो समाजवादी पार्टी एक तो इस बात पे सुनिश्चित है, करना चाहती है कि जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी है जनता में, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से उसको हक और हिस्सा मिले। आपस में लड़ाई, क्या राष्ट्रीय लोक दल को लेकर आपके मन में कोई राजनीतिक चिंता है? मैंने आपसे स्पष्ट कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे नेता बात कर रहे हैं वो नेता ही नहीं कर रहे, कार्यकर्ता, जनता, किसान, सबकी भावनाओं के हिसाब से बात कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई ज्यादा चिंता की बात है। मैं आपको विषय बता दूं, देखिए, किसान का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछली सरकार में हम लोगों ने बिजली देने की कोशिश की, अलग ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाई, मंडी बनाई। मूल्य कब मिलेगा? जब किसान के लिए कोई अच्छी मंडी नहीं होगी तो मूल्य कहाँ मिलेगा? किसान के पशुधन को बढ़ाने के लिए योजनाएं लाए, कामधेनु योजना लाए। तो पहले से कुछ काम था, कुछ सबक लिया है, उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। उनकी क्या आपको बुरा लगा कि आरएलडी ने अपना घोषणा पत्र अलग से लॉन्च किया? क्यों बुरा लगेगा? आरएलडी ने ऐसा कौन सा कोई ऐसा वादा कर दिया है जो हमारी मूल विचार के खिलाफ है? अगर आपको ऐसा कोई लगता है, मैं देख नहीं पाया, तो आप बताइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने अकेले लॉन्च किया। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आरएलडी ने कुछ ऐसा अकेले लॉन्च किया है, अकेले लॉन्च किया। हर दल को अपनी बात अपनी तरीके से रखने का अधिकार है। आपको कोई एतराज नहीं? हमारी अलायंस टेबल पे बैठ के घोषणा करेंगे, नहीं, हमें क्या एतराज होगा? हम कई पार्टियों से गठबंधन में, हर पार्टी की अपनी अपनी सोच समझ है। जब हम एक टेबल पे बैठते हैं तो उनसे विषय पे भी बात। बहुत शुक्रिया आपका। मैं शबनम पांडे को आमंत्रित करता हूं आज की डिबेट में। शबनम पांडे जी, देखिए, अपोजिशन लगातार अपने अपने घोषणा पत्र और वायदे, संकल्प पत्र और प्रतिज्ञा। उदयवीर जी प्लीज वेट, मैं टाइम दूंगा नेक्स्ट बारी, अरे रख लीजिएगा। हाँ, 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं आता हूं आपके पास, आपको टाइम दूंगा दोबारा। तो आप क्यों पिछड़ रही हैं? आपकी पार्टी को तो अभी जवाब देना है 17 से 22 के कार्यकाल का। फिर अगर 22 से 27 के लिए आप आगे जनता से समर्थन मांगती हैं, तो पहले तो वायदे कितने पूरे हुए, और अब आपके पास क्या है जनता को देने के लिए? ऑफर क्या है आपका? देखिए ब्रजेश जी, इस बात को पूरी तरीके से मानना होगा कि 2014 के बाद से लगातार चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपना विश्वास बना पाई है, और जनता को ऐसा लगा है कि लंबे समय से जो उत्तर प्रदेश सभी देश के सभी प्रदेशों में पिछड़ता दिख रहा था, वो आज कहीं ना कहीं विकास के पथ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ते दिख रहा है। इसी वजह से जनता में बगैर भेदभाव के जिन योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाया गया, जनता हम पर विश्वास करती है। हमने अपने घोषणा पत्र के अधिकतर वादों को पूरा किया है, और जो वादे पूरे नहीं हैं वो प्रगति पर अभी हैं, और वो भी हम पूरा कर लेंगे। लेकिन उसी के ठीक पलट जो उल्टी बातें करते हैं विपक्ष के लोग कि हम वैचारिक तौर पर एक हैं, वैचारिक तौर पे परिवारवाद की राजनीति में एक हो सकते हैं, माफियाओं पे मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे, एक हो सकते हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप की बजाय जनता के सवाल करता हूं। क्या आप मानती हैं कि महंगाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? निश्चित तौर पे जनता इस बात को समझती है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में जिस देश की सरकार ने इस महामारी को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है,
खरबों रुपए से ज्यादा का खर्च किया, टीकाकरण से लेके स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में। निश्चित तौर पे उसका असर कहीं ना कहीं हमारी महंगाई पे पड़ा है, जी। लेकिन उस महंगाई को भी कंट्रोल में करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है और जनता इस बात को बेहतर आप तरीके से अपना घोषणा समझती है। पत्र बीजेपी का कब तक लॉन्च करने की स्थिति में होंगी? हम घोषणा पत्र जल्दी ही करेंगे, लेकिन हम घोषणा पत्र करने के पहले जनता के बीच में जाकर जनता से सारी उनकी समस्याओं का समाधान के लिए क्या और कर सकती है ऑलरेडी हमारी नवंबर सरकार। स्टार्ट हो चुका है, आप कब जनता के बीच जाएंगी? देखिए, हम जनता के बीच ऑलरेडी गए हुए हैं, लेकिन हम ओके। जब तक उनकी सारी समस्याओं के और उनकी मांग को इकट्ठा कर नहीं लेते, उस पर थैंक यू हमारी शबनम जी। मैं फैजान खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फैजान जी, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे परंपरागत तौर पर बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, पर यह वक्त का तकाजा है कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में 2022 से 27 का कार्यकाल बहन जी चाहती हैं तो जनता के लिए उनके पास क्या है? नहीं बिरजा जी, देखिए ऐसा नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 तारीख को 9 अक्टूबर को आप सबने देखा, उस दिन भी सब कुछ आप लोगों के सामने रखा कि हम इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे। उस तस्वीर में सुरक्षा भी है, महिलाएं भी हैं, युवा वर्ग भी है, उत्तर प्रदेश के हर वो जनता है जिसने भारतीय जनता पार्टी के वक्त में दुख और बदहाली का शिकार हुआ है। जैसे कि हम बता दें, अभी हमारी शबनम पांडे जी कह रही थी कि कोरोना काल को लेकर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकें, तो मैं इनसे पूछता हूं, क्या जब महंगाई इतना ज़्यादा था और आपको कंट्रोल करना था कोरोना काल में, तो आपको ये नाम बदलने की प्रक्रिया में 300-300 करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत थी, या आपको ऑक्सीजन मुहैया कराने की ज़रूरत थी? दूसरी बात, आप कह रही हैं कि हम जनता के सब लोगों के बीच की बात सुनेंगे, तो क्या किसान भाई हमारे 9 महीने से 800 लोग मर गए, क्या आपने किसानों की बात सुनी? और नहीं तो आपने जीप से उन्हें कुचल कर, और माननीय अमित शाह जी ने स्टेज पर उन्हीं राज्य मंत्री गृह मंत्री को लेकर अपने स्टेज पे आते हैं और दूरबीन से बहुत दूर देख रहे हैं कि माफिया नहीं है उत्तर प्रदेश में। अरे अपने स्टेज पे ही देख लेते, साक्षात तो खड़े थे, टैनी जी खड़े थे उनके बगल में। क्या ये सब जो आप यहाँ पे बता रहे हैं ये आपका मुद्दा होगा चुनाव में? हमारा मुद्दा विकास होगा, और जिस तरह से हमने भर्तियां की अपने शासन बहन जी का मुद्दा जिस तरह विकास, कानून द्वारा कानून का राज बहन जी का मुद्दा विकास, कानून द्वारा कानून का राज, महिला सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, महंगाई पे लगाम और स्वास्थ्य सेवा को पूरा करने का काम। ऑलराइट, मैं सुची विश्वास को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुची जी, बहुत शुक्रिया। मैंने प्रियंका गांधी की 7 प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं। आपको लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा बड़ी घोषणाएं हो गई हैं जिनको पूरा करने में आपको पसीने आएंगे? ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं कि ये लगभग पूरा कैसे होगा? आपके मन में कभी इस बात का प्रश्न आया ये सिर्फ प्रतिज्ञा करने के लिए प्रतिज्ञा है, या वाकई में इस प्रतिज्ञा को फलीभूत करने का भी मकसद है? देखिए, ये कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं हैं, ये भारतीय जुमला पार्टी का घोषणा पत्र या प्रतिज्ञा नहीं है कि 15 लाख रुपए खाते में आएगा, काला धन आएगा, 2 लाख रोजगार आएंगे और बाद में पकौड़ा तलेंगे। जो 70 वर्षों में मेहनत से बनाया वो 7 वर्षों में बेच दिया। ये कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं। हमने पूर्व में किसानों का 72,000 करोड़ रुपए एक साथ वापस किया, माफ किया। और ये जो सरकार है, किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था। आज किसानों की कर्जा 2 गुना हो गया है, आय आधी हो गई है, मुनाफाखोरों का मुनाफा 4 गुना हो गया है। तो पूंजीपतियों की सरकार है, उनकी अप्रोच अलग है। हमने तो पूर्व में सिर्फ निर्माण किया है, और जितनी प्रतिज्ञाएं हमने की हैं आप एक एक उठा कर देखिए। आपकी एक प्रतिज्ञा है कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे। मैं जानना चाहता हूं, क्या इतनी प्रत्याशी महिलाएं मिल पाएंगी आपको? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने दी थी। ठीक है, बदलाव में थोड़ा वक्त लगता है, मगर आज धरातल पर राजनीतिक भागीदारी यदि आप आधी आबादी के देख रहे हैं तो ये उसी बदलाव की श्रृंखला में आगे एक कदम है जो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतनी बड़ी घोषणा की। और ये मुझे लगता है कि कैसे संभव है कि आप सभी बालिकाओं को जो ग्रेजुएशन करें सबको स्कूटी और स्मार्टफोन दे दें? क्या आपको उत्तर प्रदेश के बजट और आर्थिक स्थिति का कोई अंदाजा है ये प्रतिज्ञा करने से पहले? देखिए, बिल्कुल अंदाजा है बजट का भी, और हमने कोई एंटी रोमियो स्कॉट जैसा वादा नहीं किया। मैंने कहा ना कि किसानों का वादा माफ करने की बात की, फिर बाद में आए लघु किसान, सीमांत किसान। हमने पूर्व में भी तमाम चीज़ों को कहा है और उन्हें अक्षरशः पूरा किया है। और इससे बेटर आधी आबादी को सशक्त, अभी जो पार्टी पावर में है
उसकी आइडियोलॉजी, उसके स्कूल ऑफ थॉट में ही विमेन एम्पावरमेंट का कोई नैरेटिव नहीं है। तो ये परसेप्शन चेंज करने वाला है, ये गेम चेंज करने वाला है, और ये कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन से हटकर करना है या वाकई में सामाजिक परिवर्तन लाना है? क्योंकि अभी आपकी बातों से लग रहा है कि आप सिर्फ गेम चेंज करना चाहती हैं। नहीं, गेम चेंज इन द सेंस जो हालात हैं इस वक्त देश के, जो संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति है, जो दलितों, वंचितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों की स्थिति है, आप ईडी, सीबीआई, आरबीआई और जो आर्थिक भगोड़ों के देश से संपत्तियां ले जाने की स्थिति है, और जो सरकार की उनके हित में काम करने की स्थिति है। मैं पुनः इसरो, प्लानिंग कमीशन, आईआईटी, एम्स, अभी देखिए शौचालय की बात होगी तो हम निर्मल ग्राम योजना की बात करेंगे। तो मैं आपको बहुत उलझा के चीज कहना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पूर्व में कांग्रेस ने ये सब प्रमाणित किया है, और पुनः हम अपनी मैं दीपक वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी। मैंने आपके नेताओं के वायदे और अभी रिलीज न हुआ घोषणा पत्र भी पढ़ा है। आपका उसकी शुरुआत फ्री बिजली से होती है और आपकी बात खत्म होती है फ्री बिजली पे। क्या आम आदमी पार्टी के पास फ्री बिजली के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है? जी देखिए, हमारा फोकस बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर कानून व्यवस्था, 6 मुद्दे केंद्र में रहने वाले हैं। हमने दिल्ली के अंदर दिखाया, तब भी इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि दिल्ली का इतना छोटा सा बजट है, क्या आप लोगों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी दे सकते हैं? दिल्ली का बजट इतना कम है, क्या आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं? दिल्ली का बजट इतना कम है, क्या आप दवाएं अस्पतालों में दे सकते हैं? मोहल्ला क्लिनिक में फ्री 300 टेस्ट करा सकते हैं? दिल्ली में हमने करके दिखाया है। दिल्ली में जब हम सत्ता में आए थे तब केवल 30,000 करोड़ का बजट था। यहां 5.25 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में बजट है। मुझे लगता है कि मिनिमम बिजली जिसमें किसी गरीब का बच्चा पढ़ के और कॉम्पीट कर सके, मिनिमम इंटरनेट, मिनिमम पानी, ये बेसिक जरूरतें हैं, ये लाइफलाइन जरूरतें हैं, और हमारा कमिटमेंट है। पर मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा जो मैंने सुची जी से पूछा। इतने बड़े बड़े वायदे करने से पहले आपको उत्तर प्रदेश के बजट और उत्तर प्रदेश की खस्ता हाल आर्थिक व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी है? नहीं। एक बात ब्रजेश जी समझिए आप, पहली बात कि आम आदमी पार्टी का एक तरीका है बहुत शुरू से कि जनता के बीच में जाना, जनता से बात करना और जनता का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र बनाना और उसको गारंटी का नाम देना, गारंटी की तरह उसको जाकर पूरा करना, जैसा हमने दिल्ली में किया है। ये केवल बहाना है भ्रष्टाचारियों का कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमें काम कैसे करें। दिल्ली में जब हम सत्ता में आए तो वहां पर जो ताकत आपसे मैं दोबारा ये सवाल करता हूं वो आपके पानी पास को प्राइवेटाइज करने जा रही थी। फ्री बिजली है या फिर आपके पास मुद्दा दिल्ली में केजरीवाल मॉडल को यूपी में लागू करना? नहीं, दिल्ली में एक सक्सेसफुल मॉडल है, शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है जिसमें मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ दुनिया भर में हो रही है, बिजली का, पानी का, रोजगार मेले लग रहे हैं हमारे यहाँ। आपको पता है 14 लाख वैकेंसीज प्राइवेट और सरकारी सेक्टर की आई, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया और नौकरियां पाई दिल्ली में। सारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जो देश में अनूठा है, कई राज्य सरकारें उसको फॉलो कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने कहा कि इतना नायाब मॉडल है, शरद पवार जी ने हमें भेजा है सीखने के लिए। तो हम पूरे देश में विकास का एक मॉडल और चुनाव और राजनीति की ध्रुवी धुरी में हम विकास के एजेंडा को बैठाने के लिए प्रयासरत हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, गोवा शुक्रिया आपका। मैं अगले राउंड में आपकी बाकी बातें लूंगा, बाकी पार्टियां भी तब तक आप अपना एजेंडा एक बार फिर से स्टडी कर लें। मैं वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, अब वक्त आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी एक एक करके अपना घोषणा पत्र रिलीज कर रही हैं। आरएलडी का आ चुका है, प्रियंका गांधी की 7 प्रतिज्ञाएं आ चुकी हैं, अखिलेश यादव के वायदे आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल की गारंटी आ चुकी है और 9 अक्टूबर को मायावती जी भी तमाम घोषणाएं कर चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जनता का घोषणा पत्र क्या है? ब्रजेश जी, ये जो घोषणा पत्र है, ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, अगर आप इन सबको देखें तो आप ये कहिए इनका नाम बदलकर चुनावी लालीपाप कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो घोषणा पत्र पूरा हुआ ना कभी प्रतिज्ञाएं कोई पूरी हुई। हाँ, लालीपाप हमेशा रहा, चूसो। पहले चुनाव से पहले नेता और चुनाव के बाद जनता, चूसो।
एक दूसरे को। तो ये लॉलीपॉप से बेहतर बढ़िया कोई नाम नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो जैसे सत्ता पाते तैसे कहेंगे कि हमको विरासत में खजाना खाली मिला है, अब हम वेतन देने के लाले हैं, विकास कहाँ से करें। ये बचपन में हम लोग छोटे थे तब से शब्द सुनते थे, नेता जो मुख्यमंत्री शपथ लेता है वो अगले दिन अखबार में छपता है कि हमको विरासत में खजाना खाली मिला। तो जब विरासत में सब खजाना खाली है तो वादा कहाँ से पूरा होगा। इसका मतलब वादे सब झूठे हो जाएंगे और झूठे वादों की सियासत है। नेताओं के लिए तो कहा जाता है कि जो वादा करता है वो पूरा कभी नहीं करता। तो नेता झूठ बोल रहा है कि सही, आप कैसे भरोसा करेंगे इस देश में। भाई आप देखिए कि जो वादे पूरे करने की बात होती है चुनावी लॉलीपॉप में, जब सरकार बन जाती है तो किसी की हिम्मत है इनसे पूछ ले कि भाई ये वाला पूरा करो कि नहीं करो, ये वाले में कब तक पूरा करोगे, गन्ना का मूल्य कब बढ़ाओगे, बिजली के रेट कब घटाओगे, नौकरियां कब दोगे। इतनी नौकरी का वादा था, उसका क्या हुआ। कोई हिम्मत है किसी मीडिया में या किसी संस्था में या पब्लिक में या सरकारी संगठन में। तो फिर सरकार ये सब उसको सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता है। ये सब कहानियां हैं। आज बात आई है कि भाई लोकदल ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश में लोकदल के 1 विधायक नहीं है और वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। 13 लाख का नौकरी वादा बीजेपी ने किया था 2017 में। ये उनसे भी 10 हाथ आगे निकल गए। जेकरे पास 325 विधायक थे वो तो पहुंच नहीं पाया। ये पाला छू ना पावे और बताएं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो ये जुमला है इसका मतलब भाई, और है क्या 1 करोड़ नौकरी कहाँ। जब 13 लाख वाला 5 साल में 13 पचे 65 और ये 70 मान लो और ये 1 करोड़। भाई जब आप मुख्यमंत्री बनोगे तब ना, तो बाद में जब वादे इसलिए ना किए जाएं कि हम बन नहीं रहे या नहीं बन पाएंगे तो हमसे लोग पूछेंगे नहीं। हाई कोर्ट की 3 बेंच तीनों इलाके में, ये क्या राज्य सरकार के हाथ में है कि कोई सरकार उत्तर प्रदेश में बेंच घोषित कर दे बिना केंद्र की सहमति के। तो ये वादा, इसका भी बहुत ज़्यादा असर नहीं रहेगा। अब बात आती है किसान सम्मान निधि की। हाँ, सरकार चाहे तो 6,000 मिल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे उसको बढ़ा के 12,000 कर दे, चाहे तो हर महीना 6,000 कर दे। राहुल गांधी ने कहा था पिछली बार कि हर महीना 6,000 देंगे लोकसभा में, सरकार नहीं आई, वो बात गई चली गई, आई गई हो गई। तो सबसे बड़ी सवाल यही है कि भाई आप बिजली, मोबाइल, स्कूटर देंगे और तेल महंगा है। पता लगा 50 रुपया तेल भराओ, 2 चक्कर बाजार के मारो, फिर आए पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी, फिर भरा दो भैया। तो ये मुसीबत मोल लें, घर के पूंजी जो जमा पूंजी वो फूंक दे पेट्रोल पंप पे जाके। ऐसी स्कीम से क्या फायदा। पता लगा बाप दादा के जो पैसा है, लड़कों के पास रोजगार कमाई धमाई है नहीं, पेट्रोल खर्चा मुड़ा दिए। भाई नौकरी, पहले कहेंगे नौकरी देंगे, बाद में कहेंगे रोजगार हो गया। अब मनरेगा के काम को रोजगार माना जा रहा है। तो क्या मनरेगा में हर आदमी, हर युवक माटी ढोए पलरी में फावड़ा चलाएगा? इससे जो है रोजगार पैदा होगा। नेताओं की बातों को आप कितना तो इनके घोषणा पत्र को हम लोग बहुत गंभीरता से ना लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई हमने कहा अगर इसका नाम चुनावी लॉलीपॉप हो तो ज्यादा लोग इसको पसंद करेंगे। ओके। भोजपुरी में मनोज तिवारी गाए लॉलीपॉप लागेलू, वो ज्यादा मजा आता है उसमें सुनने में। ओके। और एक नारा था, आपको याद है कि सबको देखा बारी बारी, अब की बारी, लियो कटोरा बनो भिखारी। तो बहुत बार बहुत सारे नारे हर चुनाव में आते हैं। अटल जी के लिए नारा लगता था ये। हाँ, अब की बारी अटल बिहारी, लेकिन मैंने थोड़ा उसमें संशोधन किया। हाँ। कि लियो कटोरा बनो भिखारी।
इसमें भी बड़ी शान है भाई। फकीर बनने में आप निर्भर हो जाएंगे। देखिए आरएलडी का लेकर जिस तरह से बयान दिए जाते हैं, आरएलडी कोई कटी पतंग नहीं है चाहे जो लूट लिए। अरे मैंने कब ऐसा कहा कि वो कटी पतंग है? हर कोई मेरे पे आरोप नहीं, आपने अभी कांग्रेस की बात की कि प्रियंका गांधी से मिल हाँ, मैंने कहा कि जहाज में उड़ा ले गई, ये बात बोली थी। मैंने कहीं नहीं कहा कटी पतंग है वो मुलाकात एक कह लीजिए कि संयोग था, और मिलना और बिछड़ना और साथ चलना ये अलग अलग बातें हैं भाई। जिसकी पतंग में, उनकी पतंग में समाजवादी पार्टी डोर लगी है। आज भी अखिलेश यादव बयान आया कि हम उनके साथ हैं, अनिल दुबे जी ये बात कह भी रहे हैं। तो अब इन्हीं लोगों की बात पे तो आप भरोसा करेंगे? नहीं, मैं आज कुछ सवाल पूछा तो इरिटेट हो गए। हालांकि ये बड़े ठंडे दिमाग के आदमी है, लेकिन आज पता नहीं क्यों चिड़चिड़ाए बैठे हैं ये। अच्छा, हम आप तो जो है घोषणा पत्र इस पे चक्कर में पड़े हैं, और यहाँ पूरा देश आर्यन खान के चक्कर में, नवाब मलिक, समीनवार खेड़े के चक्कर में पड़ा है। आज एक सज्जन ने सोशल मीडिया पूछा, भैया इसी मूल्य रहोगे कि ये बताओगी कि देश में कोयला कई दिन के लिए बचा है? पिछली बार 2-4 दिन बचा था और तब तक ही बवाल आ गया। इस पर कोई पूछ ही नहीं रहा। कोयला का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल कि एक साहित्यकार ने लिखा है कि 5 साल में एक बार मौका आता है। अगर आप चूक गए, सोच समझ के आपने सरकार नहीं बनाई, तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। हर वोट की बड़ी कीमत है, नौजवान के, महिला की, गरीब के, किसान की। जिसको जहां लगता है वोट देता है। तो सियासत में ऐसे लोग कम बचे हैं जैसे कभी अटल बिहारी जैसे नेता इस देश में होते थे, और जवाहरलाल नेहरू जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग। तमाम सब उत्तर प्रदेश से गए हैं। मैंने चंद्रशेखर जी, इन सब का नाम इसी ले लिया कि इनका चरित्र अनुकरणीय रहा है। तमाम चीज़ें आप सीखिए। आलोचनाएं भी बहुत होती हैं। मुलायम सिंह भी 40 साल से राजनीतिक जीवन में रहे हैं। तमाम सारे बड़े बड़े नेता हैं। सियासत में जी झूठ बोलना और सच का साथ देना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मैं किसी इत्र से महकूं ये तमन्ना नहीं है मुझे, कोशिश है तो मेरी ये कि मेरे किरदार से खुशबू आए, और अब की चूके तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, और जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने शानदार इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। कू ऐप पर हमने इस मुद्दे को लेकर 2 प्रश्न जनता से पूछे। तो कू ऐप पर हमें जो जनता से हमने 2 सवाल किए कि मुफ्त बिजली रोजगार का वायदा कितना असरदार होगा। इसका जवाब है पब्लिक ओपिनियन जो एट लार्ज हमें मिली है, वादे करना और उन्हें पूरा न करना यही तो राजनीति है। ये पब्लिक की ओपिनियन निकल कर आ रही। देखिए ये सब लाइव ओपिनियन है जो लोग अपनी हमें उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा हमने सवाल किया कि घोषणा पत्र के वायदे राजनीतिक दल पूरे क्यों नहीं करते हैं। ये एक अहम प्रश्न है और इस प्रश्न को तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जनता के मन में ये सवाल है। तो पब्लिक की ओपिनियन इस बारे में ये है कि घोषणा तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। देखिए जनता का इन घोषणा पत्रों के बारे में परसेप्शन क्या है, धारणा क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं अभी अनिल दुबे से बात कर रहा था। दुबे जी देखिए जनता के मन में क्या भावना है कि ये उन्हें बेवकूफ़ बनाने का या बीरेन जी की भाषा में लॉलीपॉप देने का एक तरीका है। क्या आपको वाकई लगता है कि जिन 22 बिंदुओं को आपने घोषणा की है इनको आप कभी भी लागू करने की स्थिति में रहेंगे? देखिए जब उत्तर प्रदेश में हम सरकार में रहेंगे, हम सरकार बनाएंगे, तो जो हमने कहा है उसे हम पूरा करेंगे। हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि जो नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, केवल नीति और नियत की ज़रूरत होती है। और वो लोगों ने जो वादे किए, अब तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, उन्होंने किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। जब लागत का 1.5 गुना मूल्य उन्होंने देने की बात की थी, आपके पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जिस विभाग में नौकरियां निकलेंगी 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये संभव है? नहीं कैसे नहीं, जब मतलब कौन से नियम बनाएंगे आप? क्या आप संविधान से ऊपर हैं?
नहीं, संविधान कैसे ये दे पाएंगे आप? नहीं, संविधान से ऊपर क्यों है, संविधान के तहत कैसे ही काम लागू कर करेंगे। पाएंगे? वही तो, कोई 40% टिकट दे रहा है, ऐसे ही बोल गए। आप कह रहे हैं 50% नौकरी महिलाओं को जो योग्यता जिनके अंदर होगी उनको नौकरियां मिलेंगी। अगर उनको उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, हमें सरकार में आने तो दीजिए, उसके बाद हम ये व्यवस्था करके दिखाएंगे, तब आप देखिएगा कि कैसे किया गया है उसको। ये कह नहीं, दे, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी वायदा करने से पहले एक बारी कसौटी पे कस लीजिए। सारी आप बुरा मत मानिए मेरी बात हम का। बुरा ब्रजेश जी नहीं मान रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, हमने जो वादा किया है उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। हमने चुनाव को अपने घोषणा पत्र में सारी चीजों को स्पष्ट किया है। ओके, चूंकि आपने कहा कि आपका अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ है, ओके, हाँ बिल्कुल। तो समाजवादी मैं अब पार्टी, उदयवीर सिंह से पूछ लेता हूं कि क्या इनके 22 वायदों को आप इंडोर्स करते हैं? आप इनको मानने के लिए बाध्य हैं उदयवीर सिंह? नहीं, दोस्ती गठबंधन में बाध्यता नहीं होती है, कमिटमेंट होता है। जब हमारे नेता इनके साथ बैठेंगे तो जो इन्होंने वादे किए हैं और जो हमने काम किया और वादे किए हैं, उनके बीच में एक निश्चित तौर पर कोई समन्वय बनेगा। और सवाल ये है कि मेरी नज़र में इन्होंने कोई ऐसा वायदा नहीं किया जिससे हम सिद्धांतन सहमत न हों। आप मुझे बताइए कि 1 करोड़ नौकरियां उदयवीर जी कहां से लाएंगे? आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, जेएनयू से पढ़े हैं, आप मुझे बताइए हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है? जब हम बैठ के इस पे काम करेंगे तब हम आपको जवाब देंगे। मैं अनिल दुबे जी के घोषणा पत्र पर कोई स्टडी अध्ययन करके कि कैसे देंगे, ये उनकी घोषणाओं में हो सकता है, हमारी घोषणाओं में 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, ये तो हमारे नेता तय करेंगे। जब हम अपना घोषणा पत्र देंगे तो हम बताएंगे भी। और हमने रोजगार सृजन का बहुत काम किया था। लखनऊ में SCL है, कितने लोग नौकरी करते हैं? सरकार का क्या लगा है? सरकार ने जमीन दी है, SCL को मौका दिया, उनको आमंत्रित किया, उन्होंने एक अपना संस्थान बनाया, लोग नौकरी करते हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने इन्वेस्टमेंट लाए, तो उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया कि सरकार बनने के पहले 6 महीने में वो बलिया से लखनऊ के लिए हाईवे का नारियल फोड़ेंगे। कैसे संभव है? आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। नहीं ना, बलिया से लखनऊ का नारियल तो 2.5 साल में ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनती तो फोड़ दिया होता। 6 महीने तो इसलिए चाहिए कि इन्होंने जितना खराब कर दिया भाजपा के लोगों ने, न कोई एम्यूनिटीज बनाई, रोड कांग्रेस के जो मानक है उनके खिलाफ बना दिया। इतना रोड खराब है, अभी मैं गया था मऊ, तो लोगों के बेचारों के सर में दर्द हो जाए, इतने उसमें राइडिंग क्वालिटी खराब है, थोड़ा सुधारना पड़ेगा। ये तो 6 बार तारीख दे चुके हैं भाजपा के लोग, इसका उद्घाटन कर देंगे। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो 22 महीने में आगरा लखनऊ बना था, 22 महीने में ये देखिए, चूंकि आप लार्जेस्ट अपोजिशन है, इसलिए आपके घोषणा पत्र पर सबकी नजर है। क्या आप ये बताने की स्थिति में आज हैं कि आपका घोषणा पत्र कब तक आएगा? नहीं, हमारा, मैं तारीख तो नहीं दे सकता, लेकिन निश्चित तौर पे घोषणा पत्र समय से आ जाएगा। और उस घोषणा पत्र में जो पिछली सरकार में काम हुए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी के अलावा इन्वेस्टमेंट बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, टूरिज्म बढ़ाना, सब तरह के चीज़ों को बढ़ावा दिया। महिलाओं के विषय पे चाहे पेंशन हो, चाहे उनके शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, समाजवादी पेंशन थी, मानना है हमारा, हम और अच्छी स्कीम थी, उसको और बढ़ा के देना। कानून व्यवस्था के मामले में 1090 से लेके और डायल 100 जैसी व्यवस्था, परमानेंट व्यवस्था करना, जिससे रेस्पॉन्स सिस्टम सुधरे, पुलिस समय पे मौजूद हो, कानून को। थैंक यू उदयवीर जी, शुक्रिया। मैं शबनम पांडे को आमंत्रित करता हूँ। शबनम पांडे जी, 300 यूनिट बिजली फ्री का मुद्दा उत्तर प्रदेश में सेंटर स्टेज पे आ गया है, और मैं देख रहा हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बड़े बड़े वायदे कर रही है। क्या विपक्ष की घोषणा पत्र, उनके वायदे, गारंटी और प्रतिज्ञा से आप दबाव में महसूस कर रही हैं, विशेष तौर पर रोजगार और बिजली के मुद्दे पर? ब्रिजेश जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और हम कभी भी दबाव, इन जो कोरी राजनीति करते हैं, जो झूठे वादे करते हैं, ऐसे विपक्ष से कभी दबाव में नहीं आते हैं। ये वो विपक्ष है, उनको ये पता होना चाहिए 1.38 करोड़ घरों में हम बिजली कनेक्शन देते हैं। ये बिजली उदयवीर जी, मैं आऊंगा, आप प्लीज वेट जी।
ये बिजली का ये माफ करने की बात और 300 रुपए देने की बात करते हैं। उदयवीर जी प्लीज वेट, उनको अपनी बात रख लेने दें, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। उदयवीर जी प्लीज डिबेट सिस्टमैटिक करते हैं। समय तक उत्तर प्रदेश में शासन करने के बाद उत्तर प्रदेश के गांव में घरों में बिजली कनेक्शन नहीं दे पाते, गांव और घरों में गैस कनेक्शन नहीं दे पाते, पर आज ये कोरी राजनीति करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए मुफ्त का एक के साथ 4 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री वाला जो राजनीति कर रहे हैं, ये जनता समझती है। क्या आप ये फ्री की पॉलिटिक्स का विरोध करती हैं? देखिए, ये जो भी करे हमें विरोध करने की जरूरत नहीं है, विरोध जनता करती है। ये जो कह रहे हैं हम आते तो ये करते हैं, और अगर वाली जो बात कर रहे हैं ये अगर में ही फंसे रह जाएंगे। देखिए सब अनिल जी प्लीज, ज्यादा कांग्रेस पार्टी भाजपा के। ये आपने सुना फैजान खान क्या भला बुरा कह रहे थे, इनको आप जवाब देना चाहेंगी? क्या कहना चाहते हैं फैजान साहब सुन लें, क्योंकि फैजान साहब को भी ध्यान रहना चाहिए कि जब भाजपा की सरकार थी तो क्या अंधेर नगरी थी, किस तरीके से बुआ के साथ अखिलेश जी जब राजनीति करने आते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं, तो जनता किस तरीके से इन्हें धड़ाम से गिराती है, किस तरीके से 2 युवा उत्तर प्रदेश में झूठे वादे लेके आती है तो जनता उसे नकारती है। हाँ बस आ रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा धैर्य रख लो जी। ऑल राइट, मैं फैजान खान को आमंत्रित करता हूँ, वो आपको जवाब देने के लिए व्याकुल है काफी देर से। थैंक यू शबनम जी। अब मैं चाहता हूँ कि तसल्ली से आप फैजान खान के जवाब सुने। यस गो अहेड। ब्रजेश जी, जैसा आपने खुद कहा, अभी वीरेंद्र जी ने भी कहा, आपके एंकर ने बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, यही मात्र वजह है कि जनता के सामने इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इस घोषणा को, इस बात को जनता बखूबी जानती है कि ये सिर्फ आपको फर्जी बता रही है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, क्योंकि वो समाज का विषय उसमें रहता नहीं, वो सिर्फ झूठे वादे एक दूसरे को रेस लगाए रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता हम आने वाले हैं नहीं। अब आप बताए रेल्डी बोल दे कि हम पूरा हिंदुस्तान को उत्तर प्रदेश में लिख देंगे, ये कोई बात हुआ? तो रेस लगा हुआ है झूठ बोलने का, चाहे वो आरएलडी हो, समाजवादी तो आपको बीजेपी कह रही है और आप गुस्सा हो रहे हैं आरएलडी पे। नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, घोषणा पत्र की मैं बात कह रहा हूँ जो आपने कहा, और आपने खुद अपने अभी चैनल पे दिखाया कि किस तरह से जनता नकारती है इन घोषणा पत्र को। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं उनसे कह रहा हूँ, शबनम जी चलिए ठीक है, अब तो आप खुश हैं ना कि अखिलेश जी अब आपके साथ हैं, क्योंकि ये पूरा प्रदेश जनता का देखा कि जहाँ पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्ना पे और वगैरह वगैरह, जो आप लोग चाहती हैं। आप लोग यही तो चाहते हैं ना, चुनाव में यही मुद्दा रहे। आप लोग तो चाहते ही नहीं कि महंगाई और बेरोजगारी इस पे मुद्दा रहे। तो क्या बीएसपी का ये मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी? बिल्कुल मुद्दा है, और चाहे अखिलेश यादव जी कितना भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और सांप्रदायिकता फैलाए उत्तर प्रदेश में, ये तो आप नया इंजन लेकर आ गए। ये जनता इस बार नहीं सांप्रदायिकता पे आने वाली है, वो इन्हीं मुद्दों पे रहेगी। ऑल राइट, सुचि विश्वास जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जन घोषणा पत्र क्या होगा? क्या आपकी प्रतिज्ञा जन घोषणा पत्र है या इसके इतर भी? मैं एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। उदयवीर जी मैं पूरा समय दूंगा, आप पूरा रिस्पॉन्ड करना, जस्ट वेट प्लीज, ये राउंड कंप्लीट हो जाने दें। गो अहेड सुचि जी। पहले तो आपके प्रश्न के उत्तर में मैं पीछे जाकर जवाब देना चाहूंगी। सरकार ने कहा कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, पहली बात कही थी, आज भी 70% सड़कें गड्ढा युक्त हैं। दूसरी बात, आप चाहे शिक्षा का अधिकार लें, चाहे खाद्यान्न का अधिकार लें, चाहे सूचना का अधिकार लें, चाहे छुआछूत भेदभाव का अधिकार लें, चाहे मातृ जननी सुरक्षा योजना लें, योजनाओं का नाम बदलने का काम भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र और प्रदेश में किया हो, यदि कुछ किया है, और आपने रोजगार की बात की, क्या देंगे इस पर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आप देख लें एमएसएमईज में 70% से ज्यादा रोजगार डैमेज हो गए, स्टार्टअप्स तबाह हो गए, एंटरप्रेन्योर्स तबाह हो गए। राहुल जी ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर लगातार कहा कि डायरेक्टली, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप मत बोले प्लीज। हम लोग एक सिस्टमैटिक डिबेट के माध्यम से डायरेक्ट मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं सुचि जी। आपने बैंकिंग व्यवस्था को देखा कि किस मेरा तरह ध्वस्त एक कर प्रश्न दिया। है आपसे, ये जो प्रतिज्ञाएं प्रियंका जी कर रही हैं, ये आपने घर बैठे प्रतिज्ञा कर ली या जनता के बीच से कुछ फीडबैक भी लिया है? अगर कर गोरखपुर रैली के विजुअल्स आपने देखे हों तो जो लाखों की भीड़ है, जो ललितपुर में मैंने लोगों की आंखों में देखा, जो बनारस में हमने लोगों की आंखों में देखा, और विगत 1.5 वर्ष से ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक जब ये सरकार मीडिया मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही थी, तब जो इसकी लैक ऑफ लीडरशिप थी, जो पैंडेमिक की हैंडलिंग में जो इसकी फेल्योर थी, उसमें मजबूती से श्रीमती प्रियंका गांधी ही खड़ी थी, और ये धरातल पर ही उनके प्रति जो जनता का अगाध स्नेह दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे जो करना है वो मैंने पीछे के उदाहरण दिए। आपका दीपक बाजपेयी जी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक ज़मीन बहुत पथरीली है।
आप जैसे नए प्लेयर के लिए यहाँ पर जगह बहुत कम है। आपका किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई अलायंस भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप जंगल में छूट गए हों और अकेले भटके हैं, आपको कुछ मिले ना। ये आपके लिए आत्मघाती तो नहीं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शबनम पांडे जी का, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त वायदों पर उनका विश्वास नहीं है उनकी पार्टी का। उनकी पार्टी न मुफ्त शिक्षा देगी, न मुफ्त हेल्थ देगी, ना मुफ्त पानी देगी, ना मुफ्त बिजली देगी, ना किसान को बिजली देगी मुफ्त में। तो ये गौर करने की बात है, ये इनका घोषणा पत्र है। प्रदेश के लोग इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, उनका कहना है कि बहुत सरकार ने काम किया है, जैसा कोरोना के दौरान काम किया है उस पर ही वोट करें लोग। जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, जो स्कूलों की हालत है लोग उस पर ही वोट करें, जो अस्पतालों की हालत है लोग उस पर ही वोट करें। शबनम जी, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इन सारे मुद्दों पर जो उन्होंने कहा है उस पर ही लोग वोट करें। हमारे पास जो वायदे हैं वो दिल्ली का जो मॉडल है हम उसको लेकर उत्तर प्रदेश आए हैं। अकेले आप क्या कर लीजिएगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आप समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रजेश जी, अभी चुनाव आएंगे, हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में, गोवा में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, और आपने देखा है कि हमने एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंपैक्ट बनाया है राजनीति में, एक फैसला। शुक्रिया। मैं बाकी चर्चा फिर किसी दिन और आपके साथ करूंगा। उदयवीर जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनका कमेंट 2 मिनट 10-20 सेकंड के लिए लेना चाहता हूं। उदयवीर जी 20 सेकंड है आपके पास, गो अहेड। ब्रजेश जी सांप्रदायिकता फैलाने की बात कर रहे थे फैजान खान साहब। आज ये खबर नहीं चलाई क्योंकि बिके हुए चैनलों ने भाजपा के इशारे पे अखिलेश जी के बयान बगैर किसी बात के तोड़ मोड़ के चलाया। ये तो आप गलत बोल रहे हैं जी, आप गलत बोल रहे हैं। क्या पैसे देकर माननीय अखिलेश यादव जी के जबान से ये सेंटेंस बोलवाया गया था? क्या जरूरत थी इसकी बात करने की? ये आपकी जातिवाद सोच को दर्शाता है। फैजान खान को धन्यवाद दूंगा कि टीवी पर ऑफिशियली मान रहे हैं कि भाजपा की गोद में है। भाई हम तो आप जिन्ना का मैटर उठा रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं देवी जी? आप ऐसा मैटर उठा रहे हैं जिस वक्त प्रदेश किस हालात से गुजर रहा है, आप जिन्ना का मैटर उठा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि आप जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या आपके पास महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा खत्म हो गया? क्या विकास की राह से भटक चुके हैं? आपको क्या जरूरत है ऐसा विषय उठाने के लिए? इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप ऐसा समझदारिता फैला। थैंक यू, शुक्रिया। ऐसे ना लड़े, एक से एक, वन बाई वन। मैं शबनम पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, प्लीज। थैंक यू, 1 सेकंड रुकिएगा। शबनम जी 20 सेकंड, गो अहेड प्लीज। थैंक यू। ये फैजान जी और उदयवीर जी जो झगड़ रहे हैं, ये इनकी वैचारिक एकता है। अच्छा, इसी तरह की राजनीति करते रहे। अच्छा, इनका मैच फिक्स है। आपको तो पॉइंट दे दिया। 1 सेकंड अब आपके लिए तो अच्छा है फैजान जी, यही तो आप प्लीज। इनका मोहल्ला क्लिनिक का पर्दाफाश हो गया। शबनम पांडे जी बता दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक का कौन सा पर्दाफाश हो गया? 650 झुग्गी बस्ती में अपना। शबनम पांडे ये बता दीजिए, तो अब ये कॉलोनी ऐसी है दिल्ली में जिसमें आज भी। थैंक यू। ओके, अनिल दुबे जी आप कुछ कहना चाहते थे, मैं 20 सेकंड आपको भी देता हूँ, सबको समान अवसर। शबनम जी कह रही थी और वादों अभी की उनसे बात, भी ले लेता हूँ। शबनम जी कह रही थी वादों की बात। भारतीय जनता पार्टी ने कितने वादे किए थे? महंगाई कम करने के वादे कम किए थे, काला धन वापस लाने के वादे किए थे, किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने के वादे किए थे। इन्होंने कौन से वादा पूरा कर दिया? गैस सिलेंडर दे दिया लोगों को, गैस एक एक करके बोलिएगा तब बात जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया दुबे जी, मैंने टाइम पर्याप्त दिया। प्लीज मैडम शांत हो जाइए। शबनम जी शुक्रिया। यस दीपक वाजपेयी 20 सेकंड। मोहल्ला क्लिनिक फेल है बता रही। हाँ जी, 20 सेकंड में मैं एक बात। हाँ जी, ये अमित शाह जी गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बेनकाब हुए थे। हमारे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की ताकत है कि इनके अमित शाह जी गली गली पर्चा बांटते रहे और इसके बाद बुरी तरह करारी शिकस्त जो पूरे देश में नहीं मिली वो मिली।
क्योंकि वहां हमने बोलिए मोहल्ला शबनम जी। क्लिनिक पे काम किया है, वहां हमने स्कूलों पे काम किया है, लाखों हमने की बिजली पे संख्या काम में किया, हमने प्रवासी पानी पे काम मजदूर किया। कोरोना के समय इसी उत्तर वजह से प्रदेश ऐसी पर करारी विश्वास हार करने अमित शाह चले जी को आए। मिली, और इन्होंने आपको सारे नकार कैबिनेट दिया, मिनिस्टर, आपने सारे एमपी लगा दिए, दिल्ली की गली गली जाके। थैंक यू, इन्होंने शुक्रिया, शाही धन्यवाद, बाग में धन्यवाद। शाही बाग डिबेट का की। टाइम समाप्त ये हो बन चुका गए है, वहाँ बस कंडक्टर डिबेट का समय और समाप्त हो चुनाव चुका ऐसा हारे है। कि मैं आप देश सबका में धन्यवाद इतिहास बन कहता गया। हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपना जन घोषणा पत्र तैयार कर लिया होगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उसे शेयर करें, हम उसको एक इकट्ठा करेंगे, फिर आपकी कॉमन ओपिनियन बनाएंगे और किसी दिन उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जनता और सरकारों और विपक्षी दलों के समक्ष, सत्तारूढ़ दल के समक्ष भी उसे प्रस्तुत करेंगे कि ये है जन घोषणा पत्र। नमस्कार, धन्यवाद।